नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नो IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कल के मैच के बारे में। कल का मैच इंडिया और बांग्लादेश का तो आपने देखा ही होगा और मैच का जो सबसे मज़ेदार टर्निंग पॉइंट था वो था विराट कोहली की सेंचुरी, क्योंकि 15 गेंद जो है 15 रन थे बनाने को जीत के लिए और 15 रन भी थे विराट कोहली के शतक को पूरा करने के लिए। तो कैसे विराट कोहली ने जो 15 रन बनाया ये हम सभी ने देखा और मेरे जीवन का ये ऐसा पहला बैटिंग था जो मैंने देखा कि किसी बल्लेबाज को जो है इस तरीके से खेलते हुए और रन बनाते हुए। खैर, विराट कोहली को बहुत बहुत बधाई, जो है उन्होंने 48 सेंचुरी पूरा कर ली और सचिन तेंदुलकर से महज एक सेंचुरी वो दूर है और नेक्स्ट मैच में अगर वह शतक मार देते हैं तो वे सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर लेंगे और उनके वनडे करियर के सेंचुरी के रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे। खैर, ये तो हुई खेल की बातें। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पढ़ाई की बातें, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है और एग्ज़ाम को नज़दीक देखते हुए हम जो है तरह तरह के नोट्स वगैरह जो आपके लिए ला रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में जो है तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत जो है वो दिलवाएगी। तो अगर आपने अभी तक का नोट्स परचेज़ नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी नोट्स परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि जितना नज़दीक एग्ज़ाम आते जाएगा नोट्स का जो प्राइस है दोस्तों वो बढ़ता चला जाएगा। खैर, अभी इस नोट्स की जो कीमत है सिर्फ 149 रुपीज़ है, तो आप उसे जल्दी से परचेज़ कर लीजिए और तैयारी भी शुरू कर दीजिए। तो खैर, हम पढ़ रहे थे VAE 181 यानी पर्यावरण अध्ययन पर क्षमतावर्धक पाठ्यक्रम। इसमें हमने जो है चैप्टर 11 तक जो है हमने पढ़ लिया है और ऑलमोस्ट जो है हमारा ये चैप्टर जो बुक है वो ख़त्म होने वाला है। खैर, आज हम बात करेंगे अध्याय 12 की, इकाई 12 की, जिसका शीर्षक है पर्यावरण नियमावली। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक अगर आपने असाइनमेंट नहीं लिया है तो जो है दुर्गा पूजा सेल चल रहा है। सिर्फ एक असाइनमेंट का जो 25 रुपये का रेट था वो घटाकर जो है 15 कर दी गई है। तो अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो जल्दी से जल्दी दोस्तों अपना असाइनमेंट बुक करवा लीजिए और PDF ले लीजिए। खैर, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम है पर्यावरण नियमावली। देखिए, अभी तक तो हमने सब कुछ पढ़ा। पर्यावरण क्या है, कौन कौन सी गैसें हैं, पर्यावरण को क्षति कैसे पहुंचती है, मिट्टी प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। हमने ये भी जान लिया जीव मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल क्या होता है। हम ये भी जान गए हैं कि पारिस्थितिक तंत्र कितनी आवश्यकताएं हैं, जैव विविधताएं क्या है, जैव विविधताएं की आवश्यकता क्यों है, जंगलों की आवश्यकता क्यों है। ये सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। अब हम जो है एंटर करने वाले हैं एक दूसरे जो है वो खंड की तरफ। ये दूसरा हमारा खंड है वो है पर्यावरण नियमावली, यानी पर्यावरण को हमने तो ये जाना कि हम लोग पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, खुद को जागरूक करके, लोगों को जागरूक करके, समाज को जागरूक करके। लेकिन सरकारें भी, चाहे वो राष्ट्रीय सरकारें हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है इसके कई NGOs वगैरह है, जैसे WHO है, यूनेस्को है, बहुत सारे ऐसे दोस्तों NGOs हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ नियम लागू करती है और उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ता है ताकि पर्यावरण को जो है दोस्तों वो हानि होने से बचाया जा सके। अगर आप किसी भी देश के निवासी हो सकते हैं, कोई भी देश, मान लीजिए भारत ही, हम लोग भारत के निवासी हैं, तो भारत में भी जो है पर्यावरण का संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए भारत की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, कुछ ऐसे नियमावली लागू करती है, कुछ ऐसे नियम बनाते हैं, कुछ ऐसे कानून बनाते हैं, कुछ ऐसे जो है अधिनियम बनाते हैं ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। ये नियम राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, ये नियम अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। तो इस अध्याय में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नियमों के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं समझौतों के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं प्रलेखों प्रोटोकॉलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। आपका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वर्तमान स्थिति। तो पर्यावरण को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ये जानते हैं। और मैंने हर चैप्टर में जो है इस शब्द को बोला ही है कि हम जितने तेज़ी से विकास कर रहे हैं हमारा पर्यावरण उतना ही तेज़ी से क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप अपने गांव के पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, या आप अपने शहर के या राज्य के, देश के पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो क्या इससे सिर्फ और सिर्फ आप ही प्रभावित होते हैं या पूरी दुनिया होती है? पूरी दुनिया होती है ना भाई। आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, पूरे दुनिया में जो जितना भी ऑक्सीजन लेवल है मान लीजिए, तो अगर आपके घर का ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो पूरी दुनिया पे उसका इफेक्ट होगा ना धीरे धीरे। आई बात समझ में? आप अपने 1% ऑक्सीजन कम कर दिया, धीरे धीरे कल 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो क्या होगा? पर्यावरण का जो संतुलन है, गैसों का जो संतुलन है वो खत्म हो जाएगा।
आई बात समझ में? तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो हम पर्यावरण के नियमों का बिल्कुल पालन नहीं करते। पेड़ काटने नहीं चाहिए, फिर भी हम पेड़ काटते हैं। कहीं पेड़ काटते भी हैं, मान लीजिए कहीं ज़रूरत है पेड़ काटने की, वहाँ सड़क बनानी है, नहर बनानी है, बड़े बड़े मॉल बनाने हैं, कुछ भी हॉस्पिटल बनानी हो, तो भाई उस पेड़ को काटने के बदले में हम 10 पेड़ तो नहीं लगाते। पेड़ को हमने काट दिया, खेल खत्म, लकड़ी को हमने बेच दिया। लेकिन उस पेड़ के बदले जो 10 पेड़ हमें लगानी है, हम ही नहीं लगाते। हम ये नहीं सोचते कि हमारी जो भावी पीढ़ी, जिस दर से हम पेड़ पौधे को काट रहे हैं, जिस दर से हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी तो मतलब जहरीली गैसों में उन्हें सांस लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? आप अगर लगातार मेरे इस लेक्चर को देखते हैं तो आप ये जानते होंगे कि दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, ठीक है, कि दिल्ली के लोगों का जो औसत आयु है वो 5 साल कम हो चुका है। यानी अगर आप 60 साल जिएंगे ना, तो दिल्ली के लोग 55 साल ही जी पाएंगे, क्योंकि दिल्ली की हवा में जहरीली गैसें हैं, हानिकारक गैसें हैं, जिसके प्रभाव से जो है लोग मर रहे हैं। आप देखे होंगे कि अभी अधिकतर लोग जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक लोगों को हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन। हम अपने नाक से, मुंह से, कान से, हर चीज़ से जो है हम अपने पॉल्यूशन को ले रहे हैं। हम सांस भी ले रहे हैं दूषित हवा में, खाना भी खा रहे हैं तो पॉल्यूटेड खाना, फूड हम खा रहे हैं। तो कहीं भी दोस्तों राहत नहीं है। आप कहीं भी जाए, कुछ भी खाएं, या तो उसमें मिलावट है या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें जो पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। तो ये रहा वर्तमान स्थिति। अब आगे है राष्ट्रीय विधान। देखिए, राष्ट्रीय विधान या राष्ट्रीय कानून, हम भारत में रहते हैं। भारत एक जैव विविधता वाला देश है। भारत में कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे समंदर है, कहीं पे प्रायद्वीप है, कहीं पे पठार है, कहीं पे दर्रे हैं, तो कहीं पे क्या है, छोटा सा एक ज्वालामुखी भी है दोस्तों भारत में। ठीक है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। एक तरफ हिमालय है, यानी भारत चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? जैव विविधता से घिरा हुआ है। उन जैव विविधता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव हैं। मरुस्थल में अलग जीव हैं, समंदर में अलग जीव हैं, तटीय भाग में अलग जीव हैं, पठारों में अलग जीव हैं। लद्दाख जाएंगे तो वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे अलग जीव है। हिमालय की बात करें तो हिमालय जाएंगे तो वहाँ पे अलग जीव है। यानी चारों ओर से हम किससे घिरे हुए हैं? जैव विविधता से घिरे हुए हैं। तो इस चीज़ को, हमारी जो ये धरोहर है, उसकी रक्षा करने के लिए और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सरकार यानी देश की सरकार ने, भारत की सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं, कुछ ऐसे अधिनियम बनाए हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेदों को जोड़ा गया है, ठीक है, कुछ ऐसे कानून दिए गए हैं जिससे जो है पर्यावरण को हानि होने से या ख़त्म होने से बचाया जा सके। तो उन्हीं नियमों के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है संविधान 42वां संशोधन। नियम 1976 के अनुच्छेद 51A की धारा G के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके सुधार को एक मूलभूत कर्तव्य बना दिया गया है। यानी पर्यावरण का की सुरक्षा करना आपका मूलभूत कर्तव्य है, आपको उसका पालन करना ही होगा। कर्तव्य नहीं, मूलभूत कर्तव्य, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी। आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण को दूषित करता है, पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, तो इस धारा के अंतर्गत और इस अनुच्छेद के अंतर्गत उसको सजा मिल सकती है। अब आगे देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें क्या क्या आती हैं, वन, जंगल, झीलें, नदियाँ, वन्य जीवन आते हैं, सुरक्षा करे तथा उसमें सुधार लाए और जीव जंतुओं के लिए भी सहानुभूति रखे। ऐसा नहीं कि कुत्ता आया और एक डंडा हम उसको मार दिए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, अब है अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करे। ये राज्य को बताया गया है कि एक स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, उसका ये कर्तव्य होगा, उसका ये प्रयास होगा कि पर्यावरण को क्या करे, सुरक्षा प्रदान करें और उनका सुधार करें तथा देश के वनों एवं वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करें। यानी आप सिक्योरिटी, अगर कहीं पे कोई दुर्लभ प्रजाति है, अगर कहीं पे कोई दुर्लभ पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। आई बात समझ में? चलिए, भारत में पर्यावरण विभाग की सन 1980 में स्थापना हुई। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी एमसीक्यू है।
पूछ सकता है कि भारत में पर्यावरण विभाग की जो है वो स्थापना कब हुई, तो सन 1980 में। डोंट वरी, एग्जाम से पहले मैं सारे चैप्टर के एमसीक्यू करवा दूंगा, साथ ही साथ नोट्स भी अवेलेबल है दोस्तों, नोट्स परचेज कर लीजिए, सब एमसीक्यू उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो 1980 में जो स्थापना हुई, क्यों हुई? ताकि देश का पर्यावरण, देश का पारिस्थितिक तंत्र स्वस्थ बना रह सके। बाद में 1985 में यह विभाग पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में बदल दिया गया, यानी पर्यावरण विभाग का नाम क्या रख दिया गया? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विभाग, ठीक है, जिसका मई 2014 में नाम बदलकर फिर से इसका नाम बदला। 1980 में स्थापना हुआ, 1985 में उसका नाम बदलकर क्या हुआ? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, और 2014 में फिर इसका नाम बदलकर क्या हो गया? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी इसमें जलवायु को भी ऐड कर दिया गया। चलिए, इसी मंत्रालय की कुल मिलाकर जिम्मेदारी है कि पर्यावरण नियमों एवं नीतियों का सही से पालन हो एवं उन्हें लागू किया जा सके। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन हैं और आप अपने शहर में कोई उद्योग खोलना चाहते हैं, चाहे वो छोटा सा ही उद्योग क्यों ना हो, जिसमें तो उसके लाइसेंस के लिए ना पॉल्यूशन का लाइसेंस लगता है अलग से, ठीक है। तो पॉल्यूशन का लाइसेंस जब तक आप नहीं बनाएंगे, उस उद्योग को बनाने का जो है आपको लाइसेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सरकार द्वारा कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो है वो लाए गए हैं, उन क्राइटेरिया को फॉलो करके जो है आप लाइसेंस ले सकते हैं और अपना बिजनेस खोल सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो है अपना इंडस्ट्री को लगाएं और अपने फैक्ट्री में माल वगैरह जो है वो बनाएं। अब देखिए, इस समय भारत में लागू हो रहे नियमों को 4 श्रेणियों में, ठीक है, समूहित किया जा सकता है। तो 4 कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं? पहला है जल अधिनियम, उसके बाद वायु अधिनियम, वन एवं वन्य जीवन अधिनियम, और चौथा है सामान्य अधिनियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल अधिनियम, यानी जल को लेकर, यानी जल को सुरक्षित बनाने को लेकर, जल को स्वच्छ बनाने को लेकर, ताकि जल को पॉल्यूशन से रोक सके, जल प्रदूषण को रोक सके, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियम को हम अभी पढ़ेंगे। जल प्रदूषण को रोकने के लिए वैधानिक सहारा प्रदान करते हुए संसद ने जल नियमावली पारित की, जिसे नाम दिया गया जल अधिनियम 1974। याद रखिएगा, ये सभी एमसीक्यू इतना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू लेवल से एक एक एमसीक्यू में करवा दूंगा। जल अधिनियम 1974 तथा संशोधन 1984 के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है उसको अब हम नीचे पढ़ेंगे। देखिए, आज मैं ये चैप्टर करवा रहा हूँ और आज ही इसको पढ़ने के बाद जो है मैं अपने YouTube के कम्युनिटी में कुछ सवाल करूँगा, उसके सवाल आपको देना होगा। इससे क्या होगा ना कि आपका जो MCQ है वो प्रैक्टिस होता रहेगा एग्जाम आने तक, क्योंकि एग्जाम में देरी नहीं है। अक्टूबर का महीना लगभग दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगा, नवंबर का महीना दिवाली छठ करते करते खत्म हो जाएगा, फिर आएगा आपका दिसंबर और आएगा आपका एग्जाम्स। आई बात समझ में? और जिनका बैक लगा है 181 में, वो तो भाई बिल्कुल ध्यान दें और नोट परचेज कर लें। तो जल अधिनियम 1974 तथा संशोधन 1988 में क्या क्या है इसका उद्देश्य देखिए। यह अधिनियम राज्य बोर्डों को नियमनकारी प्राधिकार देता है और इन बोर्डों को इस बात का अधिकार देता है कि वे उन फैक्ट्रियों के लिए जो अपने विसर्जित प्रदूषकों को जलराशि में छोड़ते हैं, यानी अपने फैक्ट्री का जो पॉल्यूटेड चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल है, उन्हें तालाबों में, नदियों में, समंदर में छोड़ते हैं, उनके लिए बही प्रवाह मानक बनाएं और उन्हें लागू करें। बही प्रवाह मानक मतलब आपको गाइडलाइन देगा कि आपको उस वेस्ट मटेरियल को कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं। एक केंद्रीय बोर्ड इन्हीं कार्यों को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए करता है, यानी ये तो हुई राज्य की बात है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, उसके बाद बात करें आपका अंडमान निकोबार हो गया, तो वहाँ तो वो तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके लिए अलग बोर्ड है, ठीक है, उसके लिए अलग बोर्ड है जो इस कार्य को देखभाल करता है। नेक्स्ट देखिए, बोर्डों का काम जल, मल तथा औद्योगिक बहिर्प्रवाह विसर्जनों का नियंत्रण करना है, यानी आपका जो फैक्ट्री से जल निकलते हैं, घर से मल निकलते हैं या फैक्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, तो उन्हें कहाँ फेंकना है उसका नियम तय करना, जिसे वे विसर्जन की अनुमति के लिए आए प्रार्थना पत्रों का अनुमोदन करके, अस्वीकार करके अथवा उनमें शर्त लगाकर करते हैं। मान लीजिए आपका कोई फैक्ट्री है और आप उस फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल उसे कहीं फेंकना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको परमिशन लेने की आवश्यकता है। अब आपके सारे क्राइटेरिया को देख के, आपके सारी चीज़ों को देखकर ये मंत्रालय ये तय करेगी कि आपको परमिशन देना चाहिए या नहीं। अगर परमिशन देना भी चाहिए
तो उसमें भी कुछ शर्तें वो लोग लागू कर देते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट है, राज्य बोर्ड नए उद्योगों के लिए उचित स्थानों पर राज्य सरकार को सलाह देते हुए जल प्रदूषण को न्यूनतम करते हैं। उसके बाद देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, अधिनियम ने बोर्ड को अधिकार दिया है कि वो अधिनियम का परिपालन कराए और इसके लिए बोर्ड को परीक्षण हेतु उपकरण के परीक्षण तथा अन्य उद्देश्यों के लिए प्रवेश का हक दिया है। और उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी जलधारा अथवा कुएं अथवा किसी भी जल मल या व्यापार परिप्रवाह के नमूने भी ले सकता है। कि अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है और वह नदी के पानी को दूषित करती है तो इस बोर्ड को यह अधिकार है कि वो उस पानी की जांच करवा सकता है। और उस पानी में अगर कुछ ऐसे कण मिलते हैं, कुछ ऐसे रसायन मिलते हैं, कुछ ऐसे केमिकल मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि ये जो पानी वह दूषित हुआ है किसके कारण, इस फैक्ट्री के कारण, तो उस फैक्ट्री वाले के ऊपर, उस फैक्ट्री के मालिक के ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है या उसकी फैक्ट्री सील भी हो सकती है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट है, 1988 के अधिनियम में लागू किए जाने से संबंधित प्रावधान और सशक्त कर दिए गए हैं। अब इस समय बोर्ड किसी भी दोषी औद्योगिक संयंत्र को बंद करा सकता है, मैंने अभी आपको कहा, अथवा प्रशासनिक आदेश के द्वारा उसकी विद्युत या जल आपूर्ति वापस ले सकता है। इस दिशा में दंड बहुत करे हैं, यानी आपका कंपनी सील हो सकता है, आपके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, आपको जो बिजली मिलते हैं फैक्ट्री चलाने के लिए उस बिजली को काटा भी जा सकता है ताकि आपका फैक्ट्री बंद हो सके। अब और एक अधिनियम है जिसका नाम है जल उपकर अधिनियम 1977। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि ये अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत मान लीजिए कहीं पे कोई नल है, कुआं है, तालाब है, समंदर है या नदी है, तो आपका इंडस्ट्री है, आपको उस नदी के पानी का यूज़ करना है तो उसके लिए आप परमिशन लेना होगा। ऐसा नहीं कि मेरे जो है फैक्ट्री के बगल में नदी है तो भाई चलो इससे पानी उठा लो। आई बात समझ में? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा, बाकायदा उसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आप टैक्स भरेंगे तभी आपको ये पानी मिलेगा, क्योंकि वो पानी आपकी तो है नहीं, ठीक है, वो पानी सरकार की है और सरकार से आपको परमिशन लेना होगा, ऊपर से टैक्स भी देना होगा। तो ये था जल प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण अधिनियम के बारे में। अब हम बात करेंगे वायु अधिनियम के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एयर एक्ट्स। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज जो है ना वो समझने वाली है। वायु प्रदूषण को रोकने एवं उसके नियंत्रण को वैधानिक सहारा प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने एक केंद्रीय कानून वायु अधिनियम 1981 बनाया, जिसे वायु अधिनियम 1981 कहा जाता है। जल अधिनियम क्या था? जल अधिनियम 1974 था, यानी पहले जल अधिनियम आया। आई बात समझ में? उसके बाद वायु अधिनियम 1981 आया। अधिनियम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि वायु प्रदूषण को रोकना, उसे नियंत्रण करना, उसे कम करना। अब इसके कुछ प्रावधान हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, देखिए पहला है, और एक चीज़ देख लीजिए, वायु अधिनियम 1981 में आया और इसका संशोधन कब हुआ? 1987 में हुआ। तो एमसीक्यू में आपसे सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि वायु अधिनियम 1981 का पहला संशोधन कब किया गया? ऑप्शन रहेगा 1987, 1989, 1986, 1990। तो आपको 1987 में क्या करना है? टिक करना है। तो यही तो है एमसीक्यू भाई, यही तो है एमसीक्यू। चलिए इसके प्रावधान क्या क्या है देख लीजिए। इसके प्रावधान है, पर्यावरण समस्याओं को एक समकालित उपागम बना सकने के लिए वायु अधिनियम में ने केंद्रीय तथा राज्य बोर्डों को वायु प्रदूषण नियंत्रित करने का अधिकार दिया। यानी राज्य को और स्टेट को यह दिया गया है कि वो एयर पॉल्यूशन को कम करे। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो अत्यधिक काम कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना, इस इलाके में क्रेशर बहुत है, पत्थरों के क्रेशर बहुत है, ठीक है। तो सरकार के कुछ नियम है कि आप उस इलाके में क्रेशर नहीं बना सकते हैं जो गांव से नज़दीक हो, जो सड़क से नज़दीक हो, जो स्कूल हॉस्पिटल से नज़दीक हो। आप गांव से दूर ही जाके ही जो है अपना प्लांट लगा सकते हैं। ऊपर से क्या, आप एक दिन में कितना जो है वो जो पत्थर निकालते हैं, ठीक है, डायनामाइट ब्लास्ट करते हैं, उसका भी एक दायरा जो है तय किया गया है कि ऐसा नहीं कि आप 24 घंटा लगातार जो है वो पत्थर निकाले जा रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। आपका एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के ड्यूरिंग जो है आप उसको माइंस में ब्लास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जिन राज्यों में जल प्रदूषण बोर्ड नहीं थे उनको वायु प्रदूषण बोर्ड स्थापित करने के लिए
कहा गया है, यानी जिनके पास नहीं है, सॉरी, जिनके पास वायु प्रदूषण का बोर्ड नहीं, किताब में यहाँ पे गलत कर दिया है, मैं किताब में गलत किया है, जल प्रदूषण है ना, यहाँ वायु प्रदूषण होगा, कि जिन जिन राज्यों में वायु प्रदूषण बोर्ड नहीं था उनको ये आदेश दिया गया कि आप जो है भाई वायु प्रदूषण बोर्ड अपना कर लो, राज्यों को नोटिस दिया गया। आई बात समझ में? चलिए, वायु अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों के भीतर कार्य कर रहे उद्योगों को राज्य बोर्ड से एक सहमति प्राप्त करना जरूरी है। मैंने पहले आपको कहा कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस लिए आप कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। चलिए, इस अधिनियम ने बोर्डों को यह अधिकार देखने के लिए दिया कि अधिनियम का पालन हो रहा है या नहीं, यानी समय समय पे जो है आपके पास वो लोग जांच करने के लिए आ सकते हैं, समय समय पर आपके पास वो लोग ये चेक करने के लिए आ सकते हैं कि आप जो है अपने फैक्ट्री में किस प्रकार के केमिकल का यूज़ करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस केमिकल का यूज़ करते हैं उससे हमारे पर्यावरण को हानि हो। तो ये समय समय पर वो चेक करने के लिए आपके पास आ सकते हैं, वे भीतर जाकर जाँच कर सकते हैं, उपकरण को भी जाँच कर सकते हैं कि कौन कौन से मशीन लगे हैं, क्या क्या नहीं लगे हैं, कैसे आपका कौन गैस निकलती है, उस गैस से हमारे पर्यावरण को कितनी क्षति पहुंचती है, सभी चीज़ों का जांच वो कर सकते हैं। ठीक है, आप फैक्ट्री से जो मटेरियल बना रहे हैं मान लीजिए, और उस मटेरियल की वो जांच कर सकते हैं, उसका नमूना ले सकते हैं। आप जो अपना फैक्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकाल रहे हैं, कूड़ा कचरा निकाल रहे हैं, उस कूड़े की वो जांच कर सकते हैं कि कहीं उस कूड़े कचरे में ऐसा कोई केमिकल तो नहीं जिससे हमारे पर्यावरण को हानि पहुँचे। आई बात समझ में? और अगर ऐसा हुआ तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। ऐसा कई जगह पर हुआ है पहले भी। चलिए अब आगे, सन 1987 में के संशोधन ने, ठीक है, प्रवर्तन मिशनरी को सशक्त कर दिया और सजाएं और अधिक कड़ी कर दी। अब बोर्डों को अधिकार है कि वे किसी भी दोषपूर्ण कार्य कर रहे औद्योगिक संयंत्र को बंद करा सकते हैं अथवा उसकी बिजली या जल आपूर्ति रुकवा सकते हैं जिनसे निर्धारित सीमाओं से ज़्यादा मात्रा में निस्सरण निकल रहे हैं। यानी जो अधिक मात्रा में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कौन से वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वैसे वेस्ट मटेरियल जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचे, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। आपको जो बिजली मिल रहा है उस बिजली को वो काट सकते हैं। आप जो जल का यूज़ करते हैं, ठीक है, अब सामान बनाने के लिए फैक्ट्री में, आपका वो जल कनेक्शन भी, पानी का कनेक्शन भी वो काट सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हमारा हो गया वायु प्रदूषण। अब आगे हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव अधिनियम, यानी जंगलों को बचाने के लिए नियम, जंगलों के जीवों को बचाने के लिए नियम। देखिए, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ को आप ऐसे नहीं काट सकते हैं। उस पेड़ को अगर आप चाहेंगे ना कि नहीं भाई मेरा घर में ही तो है, तो क्या हुआ, अरे भाई घर में है तो क्या हुआ, वो पर्यावरण का हिस्सा है। आपके घर में वो पेड़ हुआ तो क्या हुआ, वो पेड़ तो आखिर है पर्यावरण का हिस्सा, और पर्यावरण तो सरकार के दायरे में आता है, सरकार के कानून के अंतर्गत आता है, तो उस पेड़ को आप नहीं काट सकते हैं। आई बात समझ में? उस पेड़ को आपको काटने के लिए आपको अपने रेंजर ऑफिस में परमिशन लेना पड़ेगा लिखित रूप से, और आपको कारण देना होगा कि हाँ भाई मैं जो है अपने घर में कुछ करने जा रहा हूँ, मुझे अपने घर में बिल्डिंग्स को और बढ़ानी है, मुझे अपने घर में जो है वो नया मकान बनाना है, तो इसलिए मुझे इस पेड़ को काटने की आवश्यकता है। तो उसके बाद आप उस पेड़ को काट सकते हैं। अगर आपने अपने घर में कोई बड़ा सा पेड़ उसको काटने गए और किसी ने लिखित रूप से इसकी जानकारी जो है वो रेंजर्स विभाग को दे दिया, वन विभाग को दे दिया, तो वन विभाग आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। आई बात समझ में? ऑल क्लियर? चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव अधिनियम, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट्स। भारत उन थोड़े से देशों में से एक है जिसमें 1994 से एक वन नीति बनी हुई है। माने बहुत से ऐसे कम ही देश हैं जिनके पास वन नीति है। इस श्रेणी के प्रमुख अधिनियम क्या क्या है देखिए। सबसे पहला है वन्य जीवन अधिनियम 1972 और संशोधन 1982। यानी वन्य जीवन अधिनियम कब आया? 1972 में आया, और इसमें संशोधन कब हुआ? 1982 में आया। सन 1972 में संसद ने वन्य जीवन अधिनियम सुरक्षा पारित किया। वन्य जीवन अधिनियम में वन्य जीवन सलाहकार बोर्डों को जंगली जानवरों एवं पक्षियों के शिकार संबंधी कानूनों, यानी देखिए इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो जंगलों में जो शिकार होते हैं, जंगलों में जो जंगली जानवरों के शिकार होते हैं, उन्हें रोकना। जैसे कि मान लीजिए सलमान खान के ऊपर जो है केस चल रहा था,
तो सलमान खान के ऊपर किस चीज़ के लिए केस चल रहा था? सलमान खान ने एक ऐसे दुर्लभ प्रजाति के जानवर का शिकार कर दिया, उसे गोली मार दी, जो काफ़ी दुर्लभ है, यानी काला हिरण। काला हिरण, अमूमन हिरण तो आप सबने देखा होगा, लेकिन काला हिरण जो दोस्तों मैंने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि काला हिरण काफ़ी दुर्लभ है। और सलमान खान ने काले हिरण की शिकार कर दी थी, और भारत के इसी कानून के अंतर्गत, यानी वन्य जीवन अधिनियम 1972 के अंतर्गत काले हिरण का शिकार पर क्या है? प्रतिबंध है, उसे आप नहीं मार सकते हैं। आई बात समझ में? आपकी किताब में भी दिया हुआ है कि भूरे सींगों वाला हिरण, ठीक है, इनका शिकार आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब बहुतों का सवाल होगा कि भाई मुर्गी और बत्तख जो हम लोग खाते हैं, या फिर जो मटन खाते हैं, तो वो भी तो जानवर है। हाँ भाई, वो जानवर है, लेकिन वो दुर्लभ नहीं है, उसकी आबादी बहुत है, ठीक है। उसे आप नहीं खाओगे तो अब उसकी आबादी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे भी हालांकि जो है सभी लोगों को शाकाहारी ही होना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि मांसाहारी जो है वो मांसाहार ना करें। खैर चलिए, अब देखिए, अब इस नियम में एक संशोधन किया गया। यह संशोधन था 1982 का संशोधन। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि अगर कोई जानवर, ठीक है, दुर्लभ है, मान लीजिए जंगल में कोई जानवर है वो दुर्लभ है, तो उसे जो है ये बोर्ड चाहे या सरकार चाहे तो पकड़ कर ले सकती है। कोई एनजीओ है जो चाहती है कि इस दुर्लभ जानवर का, इस दुर्लभ प्रजाति का जो है हम उसे लुप्त होने से बचाएं, विलुप्त होने से बचाएं, और इसका वैज्ञानिक प्रबंधन करवा के इसकी आबादी को और बढ़ाया जा सके। मान लीजिए काले हिरण की संख्या काफ़ी कम हो गई है, लेकिन उस काले हिरण की संख्या को हमें वैज्ञानिक प्रबंधन के तरीके से, ठीक है, हमें इसे बढ़ाना होगा, यानी कृत्रिम जो है निषेचन के माध्यम से हमें बढ़ाना होगा। तो ये कर सकता है सरकार, चाहे तो इन चीज़ों का परमिशन दे सकता है, ये चीज़ें कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब आएगा मजा। प्राणिता तथा पादपता, यानी प्राणी और पादप की संकटग्रस्त प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीयता व्यापार सम्मेलन, ठीक है, CITES, सिटीज पढ़ेंगे इसको, 1976 में। भारत भी एक हस्ताक्षरक है, यानी भारत ने भी इसे साइन किया है, भारत भी इसका मेंबर है। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त प्रजाति, यानी जो दुर्लभ है, जिसकी आबादी लुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो रही है, अथवा उनके उत्पादों का निर्यात अथवा आयात किया जाना उस सम्मेलन में रखी गई शर्तों पर ही किया जा सकता है। अब देखिए, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले हमारे भारत की सरकार ने नाइजीरिया से जो है चीते मंगवाए, 8-9 चीते मंगवाए गए थे, जिसमें से 2-3 चीते मर गए। तो यही तो है आयात या निर्यात। अगर भारत चीता क्यों मंगवाया? भारत चीता इसलिए मंगवाया क्योंकि भारत में चीतों की संख्या खत्म हो चुकी थी, भारत में चीतों की संख्या लुप्त हो चुकी थी। तो भारत को चाहिए क्या था कि अपने देश में जो है उस चीते की आबादी को फिर से पुनर्स्थापित करना। तो इसके लिए भारत सरकार ने नाइजीरिया की सरकार को, और भी अफ्रीका का एक कंट्री में नाम भूल रहा हूँ, उनसे ये कहा कि आप हमें चीते दो। अब बदले में क्या उनके सरकार के बीच में क्या हुआ है लेन देन, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज चीते मंगवाए गए थे। इसे आप एक बार देख लेना, कई सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं सोशल मीडिया में, गूगल पे है, आप चेक कर लेना। तो इसे कहते हैं, ये एक नियम के तहत होता है, ठीक है। अगर कोई देश इसमें मेंबर नहीं है, कोई देश इसे साइन नहीं किया है, तो उस देश को नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए हमारे यहाँ हाथियाँ बहुत है, आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे ना, वो आपको हाथियाँ बहुत मिलेंगी। अब मान लीजिए कोई ऐसा देश है, उस देश में हाथियों की संख्या विलुप्त हो चुकी है, और वह देश भारत से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जो है आपके पास हाथी की कई आबादी है, तो आप जो हमें 8-10 हाथियाँ दे दीजिए, ताकि हम अपने देश में हाथियों की संख्या को क्या कर सके, बढ़ा सके। लेकिन इसके लिए वो देश जो हाथी मुझसे मांगेगा, भारत से जो हाथी मांगेगा, उसके लिए उसे सिटीज 1976 जो है उसका जो नियम है वो हस्ताक्षर उसमें होना चाहिए। अगर कोई देश इसमें साइन नहीं किया है तो उसे नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, भारत सरकार ने वैष्टिगत प्रजातियों के लिए भी संरक्षण परियोजनाएं बनाई है, जैसे हंगूल, ठीक है, बब्बर शेर, मगरमच्छ, भूरे सिंगों वाला हिरण और हाथी, इन सभी चीज़ों का शिकार आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में? तो ये था वन्य जीवन अधिनियम के बारे में 1972। अब बात करेंगे 1980 का वन संरक्षण अधिनियम या वन अधिनियम। देखिए, प्रथम वन अधिनियम 1927 में बनाया गया। देखिए एमसीक्यू आपका आ गया,
एमसीक्यू में पूछ देगा कि प्रथम वन अधिनियम कब बनाया गया। ऑप्शन 4 दे देगा 1920, 1921, 1927, 1930। तो 1927 में आपको टिक कर देना है। ब्रिटिश राज्य के समय के बनाए गए अनेक बचे रह गए कानूनों में से यह भी एक कानून है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इसे इसलिए बनाया गया था कि वनों से संबंधित कानून, वन उत्पाद का लाना ले जाना और लकड़ी एवं अन्य वन उत्पाद पर लगने वाले कर आदि का समेकन हो सके। बाद में पुराने 1927 के अधिनियम में सुधार करके सन 1980 में वन अधिनियम बनाया गया। यानी 1927 के कानून में क्या किया गया, बहुत सारी चीज़ें समय के अनुसार जोड़ दी गई और वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 को लाया गया। सन 1927 के अधिनियम में 4 प्रकार के वनों को लिया गया है। पहला है आरक्षित वन, ग्रामीण वन, सुरक्षित वन और निजी वन। राज्यों को अधिकार होगा कि वो वन भूमियों, यानी जिस भूमि के ऊपर वन है, वन भूमियों अथवा प्रति भूमियों को आरक्षित वन घोषित कर सके और वो इन वनों से प्राप्त उत्पादों को बेच सके। यानी जो सरकारी जगहें हैं, उन सरकारी जगहों में जो वनों से फसलें होंगी उसे सरकार बेचेगी। आरक्षित वनों में वृक्षों को काटना, जानवर चराना तथा शिकार करना दंडनीय अपराध होगा, जिसके लिए सजा या जुर्माना या दोनों सुनाए जा सकते हैं। आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जो सरकार, आपने सुना होगा जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो सरकार द्वारा, मान लीजिए कहीं पे बहुत बड़ा जंगल का इलाका है 5 किलोमीटर तक, तो सरकार क्या करेगी, उस क्षेत्र को घेर लेगी, ठीक है। घेरेगी क्यों? अगर सरकार उस क्षेत्र को नहीं घेरेगी तो आप और हम जाएंगे, पेड़ काटेंगे, जलाने के लिए लकड़ियाँ चुनेंगे, जानवरों का शिकार करेंगे, उन्हें खाएंगे, ख़त्म कर देंगे। तो सरकार क्या करेगी कि उस 5 किलोमीटर के जंगल को घेर लेगी बाड़े से, फेंस से, पूरा का पूरा, ठीक है। और उसे घेरने के बाद क्या करेगी, उसका संरक्षण करेगी। वहाँ पे जो प्रजातियाँ हैं पेड़ पौधों की, जानवरों की, उसकी रक्षा करेगी, उसे संरक्षण देगी। आई बात समझ में? तो उस क्षेत्र में, यानी सरकार द्वारा जो आरक्षित वन है, उस आरक्षित वन में जाना, ठीक है, खुद गए तो भी फंसेंगे, ठीक है। अगर जानवर को चराने के लिए लेके गए तो भी फंसेंगे, पेड़ पौधे काटे तो फंसेंगे ही, और जानवरों का शिकार किया तब भी फंस जाएंगे। आई बात समझ में? बहुत लोग वन जंगल वगैरह जाते हैं, ठीक है, जंगली मुर्गी का शिकार करने के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन आरक्षित वन में नहीं जा सकते हैं। जो सरकार द्वारा आरक्षित है वहाँ पे आप बिल्कुल न जाएं। आई बात समझ में? अब देखिए, ग्राम समुदाय के सुपुर्द किए गए आरक्षित वनों को ग्राम वन कहते हैं। यानी ग्राम समुदाय के सुपुर्द किए गए, यानी गाँव को जो है वो देखभाल का जिम्मा दिया जाता है। पंचायतों को, ग्राम सभाओं को जिम्मेदारी मिलती है ग्राम वन को सुरक्षित रखने के लिए। राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे वनों को सुरक्षित होने का निर्देश दें और वृक्षों को काटे जाने, खोदे जाने और वन उत्पादों को निकाले जाने पर प्रतिबंध लगाएं। वन अधिकारी तथा उनके कर्मचारी वन अधिनियम का प्रशासन जो है इनका काम करते हैं। आई बात समझ में? देखिए, हर वन विभाग में एक होता है ना, फॉरेस्ट ऑफिसर हम लोग बोलते हैं उसको। वन विभाग का अलग पुलिस होता है। क्या होता है? वन विभाग का अलग पुलिस होता है। वन विभाग का भी अलग पुलिस का रैंक होता है, ASI, SI, SP। आई बात समझ में? ये नॉर्मल जो थाने वाला पुलिस है, इस पुलिस से काफ़ी अलग है। यानी अगर आप कहीं पे मर्डर कर देते हैं मान लीजिए अपने गाँव में, तो वन विभाग आपको नहीं, वन विभाग की पुलिस, फॉरेस्ट पुलिस आपको नहीं आएगी पकड़ने के लिए। आई बात समझ में? आपको नॉर्मल पुलिस आएगी। लेकिन अगर आप वन के अंदर कुछ करते हैं, जो वन आरक्षित जो है उनका सरकार का, वहाँ पे अगर कुछ करते हैं आप, तो फिर आप जो है किसके जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे? तो आप आ जाएंगे फॉरेस्ट पुलिस के अंतर्गत। आई बात समझ में? और आपको सजा सुनाएगी कौन? फॉरेस्ट पुलिस। भारत में जिस तेजी से वनोन्मूलन, यानी वनों का खत्म होना और उनके परिणामस्वरूप पर्यावरण निम्नीकरण हो रहा है, यानी पर्यावरण खत्म हो रहा है, उससे चिंतित होकर भारत सरकार ने क्या किया, 1980 में वन अधिनियम बनाया। इस अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी वन भूमि को गैर वन कार्य के लिए परिवर्तित करना है तो उसके लिए केंद्रीय सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कहीं पर कोई जंगल है, कहीं पर कोई वन है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपके घर में कोई पेड़ है, आप उसे काट नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा आपके लोकल के वन विभाग से। और हर जिले में वन विभाग होता है 2-3 जंगलों के हिसाब से। आई बात समझ में? तो मान लीजिए कोई बड़ा सा एरिया है, वहाँ पे आपको कोई इंडस्ट्री खड़ा करना है, ठीक है, तो आपको परमिशन चाहिए।
तब परमिशन लोगे, सरकार परमिशन देगी, अपने कंडीशन रखेगी कि ठीक है उस जंगल का को काट कर आप अपना इंडस्ट्री तो बना सकते हैं, लेकिन बदले में आपको एक दूसरी ज़मीन पर जो है वृक्षारोपण करना होगा। बदले में खर्चा आप ही को करना पड़ेगा, जो इंडस्ट्री बनाएगा। तो कुछ कुछ सरकार के नियम है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। तो इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तभी जाके आपको इंडस्ट्री बनाने का जो है वो परमिशन मिलेगा। आई बात समझ में? आपने सुना होगा कोई जंगलों में जो है, अब बिहार में बोलिए, बिहार में, बंगाल में पहले क्या हो रहा था कि इंडस्ट्री जब फैल रही थी, इंडस्ट्री जब बन रही थी, तो लोकल लोग काफ़ी इसका विरोध कर रहे थे कि हम जंगलों को काटने नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा करने नहीं देंगे, जमीन लेने नहीं देंगे। तो ये सभी चीज़ें जो है वो अलग बातें हैं। खैर ये वीडियो जो है ना 2-3 पार्ट में आएगी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।